बिहार ने जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, पूरे देश में राजनीतिक गलियारों में काफी उथल पुथल देखी जा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का पाप कर रही है। पीएम ने कहा है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मैं आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की साजिश से हमें सतर्क रहना चाहिए। देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब का हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या फिर वो सामान्य वर्ग से आता हो। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थन में बोलने वाले दलों का ये तर्क है कि सही संख्या से सबको सामाजिक और आर्थिक रूप से सही हिस्सेदारी दी जा सकेगी। पार्टियों को मजबूर होकर उन्हें अधिकार देने ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है, जिसे ये कहा जा रहा है कि ये बिहार की जातिगत जनगणना जो है उसके आंकड़ों का ही एक रिजल्ट है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आरोप लगाए हैं कांग्रेस और सहयोगी दलों और खास करके इंडिया गठबंधन के दलों पर। किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लेटेस्ट स्टेटमेंट, और इस वक्त क्योंकि चुनाव का मौसम है, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गोटियां जो है वो सेट की जा रही हैं। अलग अलग गठबंधन उभर कर सामने आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो दिन पर दिन मजबूत होता भी दिख रहा है। और अब ये जो जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ये फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के दलों को। कुछ सवाल निकल कर आ रहे हैं। क्या है ये आज के सवाल स्ट्रेट टॉक के हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। क्या जाति जनगणना सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है? क्या ओबीसी राजनीति करने वाले दल ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं दिला पाए हैं? ये भी एक सवाल और आरोप भी ओबीसी की राजनीति करने वाले आरजेडी, जदयू और समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह के दलों पर लगते हैं। क्या ओबीसी की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति का तोड़ बन पाएगी, जिसकी बात बीजेपी के जवाब के तहत की तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है? आरजेडी और जदयू बिहार में ओबीसी को आर्थिक न्याय, चलिए सामाजिक न्याय की तो बात करते ही हैं, लेकिन आर्थिक न्याय क्यों नहीं दिला पाए, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में ओबीसी के हक पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों दिखते हैं? वो सीधे सीधे ओबीसी की बात ना करके वो गरीबों की बात क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए बहुत ही विशिष्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं अधीर रोहल, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। उत्कर्ष सर, यूपी में किस तरह की हलचल है? वैसे तो अलग अलग राज्यों में, देश के सभी राज्यों में इस जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं बहुत हलचल पैदा कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हलचल जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। आपका आकलन क्या है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आपने देखी, कितना नुकसान या फिर कितनी घबराहट बीजेपी में देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी,
तो अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना के पक्ष में बोलते रहे हैं और वो यहां तक कहते रहे कि हमारी सरकार आई तो पहला काम हम जाति जनगणना करेंगे, और पीडीए अलायंस की जो बात वो हमेशा करते रहे, वो इसके पक्ष में तो हमेशा से रहे। दूसरी बात, आज सुबह मायावती ने ट्वीट किया है, वो इंटरेस्टिंग है। मायावती ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये वो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन जो है वो अब और मजबूत होगा, और जो लोग पिछड़ों की और दलितों को दबा के रखना चाहते हैं उनको दिक्कत हो रही है इससे, इस तरह की बात भी वो कर रही है। तो और कांग्रेस तो मोर देन सोशल जस्टिस पार्टीज, आजकल राहुल गांधी का स्टैंड जो है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो वो पहले ही वो कह रहे हैं। और तो उत्तर प्रदेश का पूरा विपक्ष इस पूरे मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, एकदम लामबंदी है, और इसी लाइन को लेके वो इलेक्शन में जाने की तैयारी है। अब इसमें भी कोई दो राय बची नहीं है। जी, उत्कर्ष सर, एक बात जो विपक्षी दलों के बारे में कही जा रही है, खासकर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बारे में, कि उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है, यानी ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले ये जो तमाम दल हैं जिनसे जो गलती हो गई, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन ये निकल कर आ रहा है कि सिर्फ यादवों और मुस्लिमों को ही शायद वो जो है फायदा मिला आरक्षण का, लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो ईबीसी है, उसके अधिकार या फिर उसके साथ जो न्याय है वो नहीं कर पाए ये तमाम दल। और अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि इनको साथ लाना जरूरी हो गया, इनके अधिकार की बात करना जरूरी हो गया, इनको न्याय की बात करना जरूरी हो गया है। ये कोर्स करेक्शन कितना प्रभावी दिखता है और कितना जो है इसमें सच्चाई दिखती है? देखिए, कोर्स करेक्शन तो नीड ऑफ द आवर है, टाइम के साथ बदलती है चीजें। आप देखिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी अगर आज ये बात करने लगी है तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपना कोर्स करेक्शन कर रही है। पिछले 30 साल की राजनीति को समझना पड़ेगा नेहा, इस चीज को लेके। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस वक्त जो ओबीसी की पॉलिटिक्स ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ी थी इंडियन पॉलिटिक्स की, आप देखिए नॉर्थ टू साउथ आपको ये दिखाई देगा। उत्तर भारत में आपको दिखेंगे लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडीज, मुलायम सिंह यादव, इस तरह के नेताओं का उभार हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से। और दूसरी तरफ आप दक्षिण में भी देखेंगे तो आपको जो है देवगौड़ा जैसे नेता, सार्वभौमिक जैसे नेता, तो ये पूरा एक जो सोशल जस्टिस मूवमेंट है या कांशीराम जी का पूरा मूवमेंट, तो ये 30-35 साल पहले जो चीज पकी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पहला स्टेप आया, पहली लीडरशिप जो आई, वो पहली लीडरशिप ओबीसी की थी जी। और वो भी बड़ी बात थी कि भारतीय राजनीति के भीतर जो अब एक वर्चस्व था अपर कास्ट के लीडर्स का, उसको वो ब्रेक हुआ और एक नई धारा आके खड़ी होती है। फिर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए तो पिछले 30 सालों से ये राजनीति टिकी ही दो जगह है, मंडल और कमंडल जी। या तो हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिक्स कभी अप कर जाती है और कभी जातियों की पॉलिटिक्स अप कर जाती है। आप याद करिए जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और उसके बाद फिर कल्याण सिंह की सरकार गई थी, उसके बाद से भी ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है। सरकारें बनी, गिरी, लेकिन लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव और मायावती के शासनकाल का भी दौर हमने देखा। 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बने ये लोग। तो ये सब कुछ इसी 30 साल में हुआ था। हाँ, ये जरूर हुआ 2014 में, 14 के पहले हमने एक चीज देखी और वो लाइन बीजेपी ने दी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लाइन बीजेपी ने दी थी जब उनको लगा कि ये वोट ब्लॉक कंसोलिडेट हो गया है यादव और मुस्लिम्स का, और उसके साथ कुछ जातियां जुड़ जाती हैं, तो उन्होंने गैर यादव ओबीसी जातियों का एक अच्छा गठबंधन बनाया। इसी तरह से हरियाणा में भी उन्होंने गैर जाट 32 बिरादरी का एक गठबंधन बनाया जी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसमें लीडरशिप और आगे आई।
उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो केशव मौर्य की उस वक्त अध्यक्ष बनाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। और फिर वो केशव मौर्य ने ये जो ईबीसी जिनको हम कह रहे हैं, अब वो इमरजेंस बना। फिर बाद में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लीडर्स आए। जी बिल्कुल। तो ये एक टाइम पीरियड है, जैसे मेच्योर होती है पॉलिटिक्स, लंबे टाइम तक पहले इन्फ्लुएंस हुई जनरल कैटेगरी के लीडर्स। अधीर सर, उत्कर्ष सर की बातों से ही समझ में आ रहा है, और कई जो है एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो ओबीसी की पॉलिटिक्स, जिस तरह से हमने देखा 90 के दशक में किस तरह से एक आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, और उसने जो देश की राजनीति है उस पर गहरा असर छोड़ा, लंबे समय तक जो है इसने राजनीति की दशा और दिशा तय की। अब ये जो राजनीति है, अब ये कहीं ना कहीं अब एक फिर से एक नया स्वरूप लेती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि बीजेपी भी अलग अलग राज्यों में मुझे लगता है खुलकर इसका विरोध नहीं कर रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो कास्ट सेंसस को ना लेकर बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बीजेपी का ये स्टैंड और नेशनल लेवल पर ये स्टैंड, आखिर क्या लगता है कि ये जो अस्पष्टता बीजेपी की तरफ से रहेगी या फिर मोदी सरकार की तरफ से रहेगी, तो ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है? देखिए नेहा जी, इसमें दो तीन चीजें एक साथ आ रही हैं। एक तो जातिगत जनगणना क्यों जरूरी थी, उसमें एक चीज, कल जैसे ही 2 अक्टूबर के दिन बिहार सरकार ने इसे सार्वजनिक किया है तो उसमें सारी चीज खुल के सामने आ गई है कि कौन सी जाति का कितना प्रतिनिधित्व या कितनी जगह समाज में है और किस स्थिति में है, बाकी सारी चीजें हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसमें एक चीज और अच्छी हुई है, जो बीपी मंडल की मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें जो ओबीसीज थे, जो खेतीहर मजदूरों की तरफ तो उसमें फोकस हुआ, लेकिन जो कारीगर थे उन कारीगरों की तरफ उसमें उस समय वो चीज छूट गई थी। हालांकि बीच में एक मेंबर थे उसमें मिस्टर नायक, उन्होंने उस तरफ अपनी बात कही थी लेकिन वो चीज रह गई थी। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है आज भी उसमें वो बात सामने है। तो ये जो जातिगत जनगणना है, ये तो देखिए आप, एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें यहां तक निकल के आई है कि बिहार में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी कोई जाति नहीं है। तो ऐसी चीज तो समाज के हर वर्ग की जाति और सारी चीजें निकलकर सामने आई है। और रही बात कि अब इसके आधार पर अगर कोई भी सरकार पॉलिसीज बनाती है, सबसे पहले तो भाई अगर बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की है तो उन्हें यह देखना पड़ेगा कि पिछले इतने वर्षों से 1990 से लेकर, चाहे आप देखें लालू या नीतीश, तो दोनों ही जो हमारी सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको करने वाले लोग हैं। तो पिछले 33 वर्षों में बिहार की राजनीति, प्रशासन, या जो सारी चीजें हैं, इन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व आपने दिया जबकि आपने राजनीति की, तो वो चीज है सारी, वो चीज देखनी होगी। और आगे अगर अभी तक नहीं किया और आगे उनके लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब इसके जो राजनीतिक तौर पर परिणाम सामने आने हैं, आप देखिए नेहा जी, एक बड़ी अच्छी चीज है, पिछले 6, 7, 8 साल जो भारतीय जनता पार्टी है या उसका शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी पिच पर खेलता था और विपक्ष को जवाब देने पड़ते थे। लेकिन पिछले 5, 7, 8 महीनों से ये हुआ है कि अब मोदी जी को जवाब देने पड़ रहे हैं, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है। मोदी जी ने जो संसद का विशेष सत्र जिस इरादे से बुलाया, शुरू में उसको लेकर सभी में एक पसोपेश था, लेकिन जैसे ही महिला आरक्षण बिल आया तो वहां पर जो आरक्षण बिल लाने वाले थे उन्हें जवाब अब देने पड़ रहे हैं कि इसमें ये होगा, जबकि विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया कि अगर आपकी मंशा वाकई में महिलाओं को आरक्षण देने की है तो आप आज क्यों नहीं दे देते। तो उसका जवाब देते देते अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही थी। तो साथ ही साथ अभी जातीय जनगणना का मसला सामने आ गया। अब उन्हें कहना पड़ रहा है आज जगदलपुर की रैली में कि ये बांटने की कोशिश है। भाई तो बांटने की कोशिश तो आप भी करते हैं, ओबीसी की राजनीति आप करते हैं, आप तो धर्म की राजनीति करते हैं जो समाज के लिए सबसे खराब है। तो अगर जातियां सामने आ रही हैं, और जातियों में आप देखिए कि जिस तरह बिहार में लगभग 66%, 63% तो ओबीसी सामने आए हैं। अब उत्कर्ष जी यहाँ बैठे हैं, तो भले ही जब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हो गई, मैं थोड़ा बहुत इतना मानता हूं कि जिस तरह अपना बिहार में कास्ट कम है बहुत ज्यादा, मतलब जो अपर कास्ट है उनका प्रतिनिधित्व,
तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत उनकी जो संख्या है वो सामने जरूर आएगी बढ़ी हुई, 20, 25 या 30% के आसपास अपर कास्ट की। लेकिन जो दूसरी जातियां हैं उनका फिर भी वो ज्यादा मेजॉरिटी में है, चाहे उत्तर प्रदेश और हमारे जो दक्षिण के राज्य हैं नेहा जी, वहां तो ऑलमोस्ट 73% तक ओबीसीज है, कई राज्य ऐसे हैं। तो ये जो सारी राजनीति है, अब इसमें जो मोदी जी का डर है कि अब हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, तो हिंदुओं को बांटने की कोशिश तो आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है वो तब से लेकर करते रहे, कभी शूद्रों के नाम पर, कभी ऊंची जातियों के नाम पर। तो ये तो एक, अगर आप दूसरों को कह रहे हैं तो पहला काम तो आप करते थे, यहां तो उनको सामाजिक न्याय देने की एक कोशिश के तौर पर इसे सामाजिक देखा न्याय की बात होती है तब योग्यता की भी बात होती है अधीर सर। बिल्कुल, जब साथ ही साथ अगर आप सामाजिक आर्थिक तौर पर न्याय देने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल में सामाजिक आर्थिक आधार पर एक जनगणना हुई पड़ी है, वो आप दबाकर क्यों बैठे हैं? आपको वो सामने लानी चाहिए। अगर ये जातीय जनगणना ला रहे हैं तो आपको वो जनगणना सामने लानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में देखें हम, तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है जो पहले से मांग करते आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना इसका जो है वो अपर हैंड उनके पास रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा हर फ्रंट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना से बचती आ रही है। साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर भी आप देखिएगा कि जो अपर कास्ट अब के लोग अभी शामिल आए हैं सामने, उसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं वो भी उस अपर कास्ट में शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मुसलमानों में भी बीच में एक वर्ग है बहुत, तो वो भी अभी पिछड़ी जातियों में है। तो ये सारी चीजें सामने आई और पिछड़े, दलित, और अगर एक तरह की उस तरह की राजनीति का एक मजबूत कहीं गठबंधन बनता है, कहीं ना कहीं समाज में जो एक सकारात्मक बदलाव आना चाहिए, इस दिशा में भी एक सही जो नैरेटिव जिस तरह से गढ़ना चाहिए वैसे गढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है अधीर सर। मैं उत्कर्ष सर से समझूंगी। उत्कर्ष सर, योग्यता की बात भी राजीव गांधी ने कहा था कि वो योग्यता का समर्थन करते हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यानी कि अब राहुल गांधी यानी कांग्रेस जो है वो योग्यता की बात ना करके अब वो संख्या की बात कर रही है। तो ये आप सोशल जस्टिस में कैसे इस पैमाने पर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? उत्कर्ष सर, देखिए नेहा, इसमें ये दो जो प्रश्न है ना, ये दोनों को थोड़ा अलग अलग देख लेना चाहिए। योग्यता का सवाल जो है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब ये बात आती है कि समान परिस्थितियां, समान शिक्षा, ये प्रणाली है नहीं हमारे पास। और जब ऐसी बात होती तो भाई प्रिविलेज क्लास जो होता है, फिर यहां कास्ट से निकल के क्लास में चली जाती बात। तो और हिस्ट्री ये बताती है कि भाई क्लास प्रिविलेज भी जो है वो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी है उसके पास ज्यादा रहा है, चाहे वो लैंड के फॉर्म में रहा हो, चाहे वो बाकी काम कारोबार धंधों के बारे में रहा हो, और या फिर शिक्षा के मामले में रहा हो। तो असल बात ये ना कि सवाल ये कि हिस्सेदारी वाला जो बात है, तो डॉक्टर लोहिया बहुत पहले कहते थे कि 100 में पिछड़े पावे 60, या कांशीराम जी कहा करते थे 85 बनाम 15 की लड़ाई। तो ये लड़ाई अपनी जगह है, प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है। देखिए बात क्या होती है कि ऐसी चीजें करती क्या है। अब मोदी जी की बात थोड़ी सी कर ले, फिर इस पर हम आ जाएंगे। मोदी जी आज कह रहे हैं कि गरीब की जाति है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये जो अभिशाप है गरीबी का वो सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि गरीबी का अभिशाप कैसे? 10 साल के कार्यकाल में, 9.5 साल के कार्यकाल में अगर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जाके टिक जाता है 2-3% लोगों के पास, सारा पैसा चला जाता है, तो फिर ये कौन सी नीतियां हैं जो गरीबों के लिए है? जब मुफ्त अनाज आप 80 करोड़ जनता को जब आप मुफ्त अनाज देते हैं, जब आप मुफ्त राशन देने की स्थिति आ गई है 10 साल में। उसके पहले क्या था कि मनरेगा के जरिए जो है काम मिल रहा था, फ्लो ऑफ मनी थी, पैसा हाथ में था। अभी पैसा नहीं हाथ में है, राशन है 5 किलो। तो नीतियों का फर्क तो पड़ा है। फिर आप ऐसे जब बात करेंगे तो कोई विश्वास कैसे करेगा?
जी दूसरी बात ये आ जाएगी कि जी छात्रवृत्तियां जो है वो कम की गई, जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मनरेगा का बजट कम हो गया, एजुकेशन बजट कम हो गया, हेल्थ जी का बजट कम हो गया। तो ये सारी चीजें प्रो पुअर कैसे हो रही हैं, इस चीज का जवाब भी फिर मांगा जाएगा। अब रह गया सवाल, देखिए समाज एक अपनी गति में परिवर्तित होता है, स्टिमुलेटर ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जी अब ये ट्रिगर पॉइंट है, ये जो 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 डेटा आए हैं ये ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन इसके पहले से चीजें बदल रही थी। मैंने आपका जिक्र किया कि मौर्य समाज के लोग यानी कुशवाहा जिनको बिरादरी कहते हैं, राजभर समाज के लोग जो 2% से भी कम है, निषाद समाज जी, के जी। लोग जो 3% है, या बिहार में चले जाइए जीतन राम मांझी, तो ऐसी मांगे अन्य पार्टी, लगभग हर राज्य में उठ रही है। एस्पिरेशंस बढ़े हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़े हैं, जी। और पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिशें बढ़ी हैं। ये भी उस ओबीसी, ईबीसी, दलित, इन सबको आगे बढ़ाने की। सर क्या हम ये निष्कर्ष निकालें कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से तो बेहतर है जाति पाति की राजनीति कर ले? नेहा जी देखिए, जो सारी चीजें हैं ले देकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है बहुत अच्छी बात है। क्या गरीबों के लिए अगर कोई भी पॉलिटिक्स होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आज गरीब जो जिस दशा में आजादी के बाद था, ठीक है हमने तरक्की की, हर चीज सुविधाएं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आया है, कोई शक नहीं है, लेकिन जो आबादी के अनुरूप, बढ़ती आबादी के अनुरूप जो एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति था, ठीक है आप उसको निकालते गए वहां से कि अब इतने गरीब कम गरीब रह गए, इतने कम गरीब रह गए, लेकिन जो आज आमदनी है, आज आमदनी कितनी है एक व्यक्ति की, आप देखिए किसान को औसतन 27 रुपए डेली कमा रहा है, एक मजदूर भी उसी तरह कितना कमा पा रहा है। और ज्यादातर उत्कर्ष जी ने अभी बिल्कुल सही बात कही कि जो आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय की जब बात होती है तो जो गरीब है या जो पिछड़े लोग हैं वो तो फिर भी आज भी वहीं खड़े हैं। और पिछले 3 दशकों से भले ही इस देश में और खास तौर पे उत्तर भारत के राज्यों में ये राजनीति हुई है कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब कांग्रेस भी वही बात कह रही है। तो लेकिन उसके बीच जो एक राजनीति, अलग राजनीति पैदा हुई कि हिंदू मुस्लिम, तो उससे जो माहौल जिस तरह का हमने देखा पिछले 7, 8, 9 बरस में या उससे पहले भी हम देखते आए हैं, तो उससे बेहतर तो अगर कहीं जातीय जनगणना के आधार पर हमारी सरकारें कोई भी हो, समाज के इस पिछड़े वर्ग के लिए आप देखिए ना, समाज का कितना बड़ा वर्ग, 63% लोग अभी भी उस दायरे में आ रहे हैं जिनका विकास अभी होना बाकी है। और चलिए हिमाचल, पंजाब, इन छोटे राज्य हैं और यहाँ पर थोड़े आर्थिक हालात भी अच्छे हैं, लेकिन जो बाकी राज्य हैं हमारे देश के, जो बहुत मेहनती लोग हैं, उन्हें वहां से बाहर पलायन करना पड़ रहा है इन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से, इन्हीं पिछड़ेपन की वजह से। तो अगर हमारे राजनीतिक दल उनकी खातिर कुछ सोचते हैं, और जो सबसे पहली बात है अवसरों में समानता, अगर वो मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा टैलेंट है वो बाद में सामने आएगा। जो हमारा एक जन्म के बाद जो पहला अधिकार है कि अगर हम सभी इंसान पैदा हुए हैं तो अवसरों में तो समानता कहीं हो ना। हमें शिक्षा जो बेसिक चीज है, जो स्वास्थ्य, हमारी जब समस्या है तो हमें स्वास्थ्य में सुविधाएं बराबरी की मिले, लेकिन हमें पता है कि वो सुविधा बराबरी की इन वर्गों को नहीं मिल पा रही है। तो टैलेंट तो भाई इनका बाद में सामने आएगा ना, अन्यथा इनका टैलेंट तो नेहा जी वहीं रहेगा, बेचारे अभी भी वही कारीगर और अपने घरों से पलायन करके इतने दूर जाना पड़ता है, और जब देश में कोई समस्या आती है तो फिर इनको हजारों किलोमीटर हम लोग पैदल चलाते हैं, तब हम इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन जब हमें वोट की जरूरत है तो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज खिलाएंगे, लेकिन जब इनके उत्थान की बात है तो हम देखते हैं कि देश के 3% लोगों के पास इस देश की 72% जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं वो है, और बाकी 14% के पास उसके अलावा संसाधन रह जाते हैं। और जो हम आम लोग और ये पिछड़ा वर्ग,
जो ऑलमोस्ट 82-83% है, उनके पास देश के संसाधनों का सिर्फ 3% हिस्सा पहुंच पा रहा है। तो जातीय जनगणना से अगर उस तरफ, उस दिशा में, इन लोगों की दशा में कुछ सुधार होता है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। बिल्कुल। अधीर सर, मैं उत्कर्ष सर से ये सवाल लेना चाहूँगी। उत्कर्ष सर, जब बात, चलिए आपकी संख्या ज़्यादा है तो आपको जो हिस्सेदारी वो उसी हिसाब से सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये इंडिया गठबंधन की बात दिख रही है। लेकिन एक बात योग्यता की भी आती है, जिससे ऐसा ना लगे कि कोई भी जो वर्ग है वो पिछड़ा रह जाता है, या फिर जाति पाति की जो भावना है किसी भी देश के लिए जो है बहुत ज़्यादा सही नहीं मानी जाती है। लेकिन अब हम ये मान लें कि ये जो जातिगत जनगणना अलग अलग राज्यों में भी मांग उठ रही है, शायद वहाँ पर भी जब सत्ता परिवर्तन हो या फिर जो मौजूदा सरकारें उनको भी मजबूरीवश ये जनगणना करानी पड़े और उसके बाद उसी हिसाब से जो अपनी नीतियां हैं उसका निर्धारण करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बात टैलेंट की होती, तो क्या ये जो वर्ग है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ओबीसी की खास करके, इसको शिक्षा के अवसर भी समान मिल सके, या फिर इनको खुद भी ये अनुभव होगा या फिर इस चीज़ का एहसास होगा कि अब ये वक्त आ चुका है जब हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ना पढ़कर बल्कि खुद के लिए हमें उठ खड़ा होना होगा और खुद अपने आप को इतना योग्य बनाना होगा कि हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। उत्कर्ष सर, किस तरह का नैरेशन बन पा रहा है? जी जी बिल्कुल। जाति जो है ना भारतीय समाज में इतना गहरे बैठी हुई है कि आप इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे मैथोलॉजी से चली आ रही है। मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है जिसको लेकर के बहुत चर्चा होती रहती है, जातियों का विभाजन वहां पर किया गया और उसके बाद फिर वहां से जो एक परंपरा चली, एक प्रिविलेज क्लास क्रिएट हुआ, उसने भी वो अभी तक समाज में बना हुआ है और ज्यादा। अच्छा, अब वर्तमान दौर में क्या है, संसाधनों के ऊपर नियंत्रण की ही पूरी लड़ाई है। इसको आप इकोनॉमी से ही जोड़ के देखिए। अभी आप ने बहुत अच्छा सवाल किया कि नरेशन कैसा बन रहा है। मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा सम्मान निधि की घोषणा हुई। विश्वकर्मा को माना जाता है कि भारतीय हिंदू मैथोलॉजी में कि वो मशीनों और कारीगरी के देवता है जी। तो सरकार ने क्या किया कि लोहार और बढ़ई जाति के लोगों को 5-5 हजार रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स दिए और ये कहा कि इसकी वजह से, ये विश्वकर्मा सम्मान निधि की वजह से आप अपना कारोबार बहुत अच्छा कर लेंगे, आपको मशीनें अच्छी मिल गई, आपको इक्विपमेंट्स अच्छी मिल गए। रिएक्शन कैसे बना? रिएक्शन ये बना कि ये चाहते हैं कि बढ़ई ही बना रहे, ये चाहते हैं कि लोहार ही बना रहे, ये नहीं चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे और हम भी वो काम करें जो दूसरे कर रहे हैं। ये हमको इसी में फंसा के रखना चाहते। अब देखिए, पब्लिक अपने हिसाब से सोच रही है। सरकार ने पैसा डाला, लेकिन जिस सोच के साथ डाला उस सोच को पकड़ रही है जनता। और ये जब होने लगता है तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि समान शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है, वो पूरी नहीं हो पाई आज तक। दूसरा, एजुकेशन बजट और कम होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोग जो कारीगरी या गांव में छोटे मोटे काम करके आजीविका, या खेतीहर समाज के लोग, पशुपालक लोग जो हैं, ये कैसे जीवन यापन करेंगे या कैसे उच्च शिक्षा में जा पाएंगे? तो ये बहस बहुत लंबी चलेगी अभी। तो राजनीति अब जी, लगता है कि आवाज नहीं आ पा रही है उत्कर्ष जी की। तो अधीर सर, मैं जी 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 बिल्कुल बात पूरी करें। तो होना ये है कि ये जब राजनीतिक ताकत जब आती है हाथ में, तो उस तरह से नीतियां बनाने के लिए आप मजबूर होते हैं या आपकी इच्छा होती है। आप देखिए, मैं आपको आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। 2004 में जब यूपीए अलायंस सरकार में आया, कांग्रेस के पास प्योर मेजॉरिटी नहीं थी, बहुत सारी पार्टियों ने साथ दिया था, लेफ्ट पार्टियों ने भी साथ दिया था, तो सरकार चली। लेकिन उसका प्रेशर क्या? उसका प्रेशर मनरेगा जैसी स्कीम आई
जहां पर कि पैसा नीचे गया वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बना। तो अब ये पॉलिटिक्स, भले ही वोट लेने की बात है, वो तो ठीक बात है, वोट से ही आप पावर में आते हैं, लेकिन अगर लेने के बाद आप उस तरह की पॉलिसी में नहीं जाए तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन होगा यही कि जब पॉलिटिकल पावर हाथ में आती है तो अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाने की स्थिति भी बनती है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है उसका जो मोटिव है या फिर उसका जो एम है वो विश्व गुरु बनने का ज़्यादा दिखता है। और जो मनरेगा जैसी जो ये समाज कल्याण वाली योजनाएं हैं ये आज के दौर में हाशिए पर भी दिखती हैं, क्योंकि पेमेंट संबंधी समस्याएं या फिर इस तरह से अभी एक सर्वे और भी सामने आया था, खुद गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो इस योजना के क्रियान्वयन में दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा, लूपहोल जो है काफ़ी ज़्यादा खुलकर सामने आए हैं। रोहल सर, जो पूछने वाले लोग हैं जो अब ये समझना चाहते हैं कि अगर ये आंकड़े जारी हो गए हैं तो इंडिया गठबंधन के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है, आखिर कैसे इसका फ़ायदा उठाकर पंक्ति में आखिरी जो व्यक्ति खड़ा है उस तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा? क्योंकि कोशिशें, दावे हर सरकार ने किए, हर दल ने किए हैं, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति है अवसरों से वंचित रह जाता है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि जो ये जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, ये आंकड़े सामने आने के बाद इन वर्गों के बीच अब एक चीज क्लियर मैसेज तो गया है कि समाज में उनकी संख्या या उनका जो प्रतिनिधित्व है, समाज में जो भागीदारी उनकी है वो कितनी और बाकी लोगों की कितनी है। तो वो कहीं ना कहीं उनको सबसे पहले संगठित और एक मानसिक तौर पर भी मजबूत करेगा। यानी अपने अधिकारों के लिए जागरूकता अब पहले से दोगुनी, तीगुनी, चौगुनी इस तरह से बढ़ गई है, ऐसा कहें? देखिए, अधिकारों के लिए जागरूकता उनके पास थी, हर आदमी अपने अधिकार चाहता है। और आप देखेंगे कि जो इन्हीं वर्गों में पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आकर आज भी कई, जैसे हम उत्तर प्रदेश देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से एक अम्ब्रेला बनाया, उसमें सभी वर्गों को, सभी जातियों को शामिल किया, खास तौर पे ओबीसी और अति पिछड़ा जो है, तो वो सारी चीजें उनके साथ हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता अब सामने आ रही है वो यही है कि ये लोग हैं उसमें जो इन्हीं के बीच से पढ़ा लिखा तबका है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति का समर्थन नहीं करता है। हाँ, बाकी लोग जरूर है कि कहीं ना कहीं भाई बेरोजगारी है, सारी चीजें हैं, पैसा जेब में नहीं है, तो जो राशन आ रहा है या सारी चीजें आ रही है उससे कहीं ना कहीं उनका समर्थन आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। लेकिन अब साथ ही साथ एक सोच कि हमारे अधिकारों के लिए या हमारी एक पहचान देने के लिए हमें या समाज में हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, वो सारी जो जातिगत एक जुटता होती है ना, एक जो बॉन्डिंग होती है, उसके लिए उस काम किसने किया है वो चीज सामने आई है। आप देखिए कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट सामने आई 1990 में अगस्त के महीने में, तो उसके बाद कितने राजनीतिक दल उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज तक उसका फायदा ले रहे हैं। और उसका फायदा, हालांकि जो आरक्षण जो था वो बाद में लागू किया गया, लेकिन जनता दल एक जनता दल से निकले और कितने राज्यों में, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारा दक्षिण तक जो है हमारे जनता दल सेक्युलर तक कितने जनता दल बन गए, समता पार्टी बन गई, जनता दल सेक्युलर हो गया बाद में, वो ये सारी चीजें रही हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक जो परिणाम है वो भी समाज में जरूर पड़ते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम जो है ये शायद लोगों के सामने आए निकल कर बाहर। उत्कर्ष सर, बहुत ही कम समय रह गया है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है इसको कितना बड़ा झटका और बीजेपी को कितना बड़ा झटका, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी समझ सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और अवसर ना मिलने से बहुत बड़ा वर्ग जो है वो परेशान है, निराश है, और ऐसे में ये जातिगत जनगणना का बाहर आ जाना हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स पर कितना बड़ा प्रहार है। क्योंकि मंडल कमीशन, जिस तरह से आपने कहा कि पहले ही हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है कि काफी टाइम लग गया बीजेपी को जो है वापस फुल फॉर्म में पॉलिटिक्स में जो है जमने के लिए, और अब जब बीजेपी जम चुकी है तो इतना बड़ा फिर से प्रहार होता नजर आ रहा है। क्या समझते हैं कितना बड़ा प्रहार है और कितने लंबे समय तक ये इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुश्किल तो बढ़ गई, मुश्किल बढ़ गई है, और अगर मुश्किल ना बढ़ी होती तो आज प्रधानमंत्री का ये जो भाषण दिखाया आपने, वो भाषण उस तरह से आता नहीं।
जी। तो दिक्कत बढ़ी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के 3 गठबंधन दल हैं इस वक्त, अनुप्रिया पटेल का भी स्टेटमेंट मैं सुन रही अनुप्रिया थी। पटेल भी इसी के बारे में बात कर रही हैं, ओम प्रकाश राजभर भी बात कर रहे हैं, संजय निषाद भी बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बीजेपी के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ गया है और ये नेता इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह के अपने समाज के प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ते हैं, तो अगर ये उसके साथ नहीं जाएंगे तो समाज इनको छोड़ देगा। तो इसलिए ये दबाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इस वक्त सवाल ये नहीं है कि हिंदू हैं हम, हमारा उसमें कोई दो राय है नहीं और होने में भी कोई रोक नहीं सकता है हमको, क्योंकि ये तो जन्मना है, ये तो मिला ही है। लेकिन सवाल मेरे रोजगार का क्या है, मेरे भागीदारी का क्या है, मेरे हिस्सेदारी का क्या है, मेरे अवसरों का क्या है, ये प्रश्न जब समाज के भीतर आने लगते हैं तो फिर जो धर्म राजनीति के मैदान में आ गया है ना, वो राजनीति के मैदान से निकल के फिर घर के भीतर वापस चला जाएगा और फिर वहां पर दूसरे सवाल प्रमुख हो जाने हैं। यानी सीधा सीधा ये संदेश जाएगा बहुत मुश्किल हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ना पढ़कर आप पढ़ लो या फिर अपने आप को इस काबिल बना लो कि ये जो अवसर आने वाले हैं, रोजगार जी, उसका फायदा उठा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है। धीर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। उत्कर्ष सर, आपने भी समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आपको स्ट्रेट टॉक कार्यक्रम के बारे में कोई भी शिकायत है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप info@justbroadcasting.com पर हमें ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का हमें इंतज़ार रहता है। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।